इंडिया में रिमोट कंट्रोल के लिए घरों में फाइट होती है, क्लास में बेंच के लिए फाइट होती है और कंट्री में पावर शेयरिंग के लिए फाइट होती है। और अगर पावर शेयर ना करो तो पूरी कंट्री श्रीलंका जैसी प्रॉब्लम फेस करता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग वीकनेस है या डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित मुलमुले और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले सिविक का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग वो चैप्टर है जो किसी भी कंट्री के, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल बनाता है। अब ये पावर शेयरिंग कैसी होगी, किनके बीच में होगी, ये सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए यही एक वीडियो है। और इसी एक वीडियो में हम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सोशल ग्रुप के बीच में होने वाली पावर शेयरिंग को एक एक करके इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते आज के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो होगा हमारा क्लास 10 का सिविक्स का पहला चैप्टर, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या सर? शेयरिंग करना, लेकिन शेयर किसको कर रहे हैं हम? शेयर किसको कर रहे हैं? पावर को शेयर कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जब हम क्या कहते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत बड़ा हो गया है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जब मैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में या फिर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर करता हूं, तो इसी शेयरिंग ऑफ पावर को मैं पावर शेयर कहता हूं। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्या कह रहा हूं कि पावर शेयरिंग मतलब क्या, हम पावर को शेयर कर रहे हैं। पावर किसी एक के पास नहीं रख रहे, पावर हम अलग अलग लोगों के पास दे रहे, चाहे वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो, अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये हम अगले क्लास, मतलब इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अब जो स्लाइड आएगी उस स्लाइड में पढ़ेंगे। और लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले। बस मैं बेसिकली अगर आपको समझा दूं कि हमारे देश में लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है। लॉ बनाने की पावर हमारे देश में पार्लियामेंट को दी गई है और इस लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर एग्जीक्यूटिव को दी गई है। और पार्लियामेंट हमारा क्या है? पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेटिव है। पार्लियामेंट हमारा क्या है? लेजिस्लेटिव है। और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को चेक करने के लिए हमारे देश में है जुडिशरी। क्या है? जुडिशरी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पावर किसी एक के पास नहीं है। पार्लियामेंट्री लॉ बना रहा है, पार्लियामेंट्री लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है और पार्लियामेंट्री लॉ चेक कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ लॉ बनाता कोई और है, इंप्लीमेंट कोई और करता है और चेक कोई और करता है। यानी पावर किसी एक के पास नहीं है, पावर शेयर की गई है। इसी शेयरिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं, या फिर इसे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, कि पावर शेयरिंग बिटवीन द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, अमॉन्ग द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब ये मैं आगे बताऊंगा कि ऑर्गन किसको कहते हो, लेवल ऑफ गवर्नमेंट को करके। तो हम सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और वो डेफिनेशन है पावर शेयरिंग की। यानी पावर शेयरिंग मतलब क्या, हम पावर को शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन के साथ, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल के साथ। तीन तरह के लेवल हो गए, एक सेंट्रल, एक स्टेट और एक लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है और लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है। तो यहाँ पावर किसी एक लेवल के पास नहीं है, पावर हर लेवल के पास अलग अलग है। ठीक है, अब इसी अरेंजमेंट को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में ना दो स्टोरी दी गई है। एक स्टोरी दी गई है, केस स्टडी दी गई है बेल्जियम की, और एक केस स्टडी दी गई है श्रीलंका की। बेल्जियम के केस में क्या होता है और श्रीलंका के केस में क्या होता है, ये हम दोनों पढ़ेंगे। दोनों अपोजिट है। बेल्जियम पावर शेयर करता है, बेल्जियम वो फादर है जो अपने बच्चों के बीच में इक्वल बंटवारा करता है, तो वहां के दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। लेकिन श्रीलंका वो फादर है जो अपने बच्चों के साथ पावर शेयर नहीं करता, किसी को बहुत दे देता है, किसी को कुछ भी नहीं देता, तो दोनों बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं और घर में कलेश हो जाता है, महाभारत हो जाती है घर में। ठीक है, तो श्रीलंका का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ने वाले बेल्जियम के बारे में, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। ठीक है, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम एक कंट्री यूरोप में, बेल्जियम क्या है? एक कंट्री यूरोप में, जहां पे जो किसके किसके साथ बॉर्डर पे, अब ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ लिया। सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर बेल्जियम जो है ना, वो किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये पूछा गया है सीबीएसई ने 10 क्लास में, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया कि बेल्जियम जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री जिसके साथ बेल्जियम बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो करता किसके साथ है? फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इसके साथ जो बेल्जियम है वो पावर शेयर करता है। और बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है, अराउंड 1 करोड़ पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन तो हमारे एक कैपिटल में मिल जाएगी, देश में भी नहीं, स्टेट में भी नहीं, एक दिल्ली शहर में मिल जाएगी। एक दिल्ली शहर में इतनी पॉपुलेशन मिल जाएगी जितनी बेल्जियम में पॉपुलेशन है। ठीक है, अब बेल्जियम का इथेनिक कंपोजिशन की अगर बात देखो, वहां पे कल्चरली, लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक ग्रुप कैसे है, यानी अलग अलग तरह के लोग आपको मिलेंगे। इथेनिक मतलब अलग अलग वेराइटी, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग आपको मिलेंगे। जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है, 6 तरह के रिलीजन है, 22 तरह के लैंग्वेज है और लैंग्वेज में भी कई सारी बोलियां है। हमारे यहाँ एक जैसे लोग तो है नहीं। वैसे अगर मैं बात करूं बेल्जियम की, तो बेल्जियम में भी अगर बात करें तो बेल्जियम में जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन डच बोलती है। फ्लेमिश रीजन की अगर बात करूं तो ये आपका फ्लेमिश रीजन है।
येलो वाला जो है ना, ये फ्लेमिश रीजन है। बेल्जियम में ये जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन में बेल्जियम में कितने परसेंट लोग डच कहते हैं? 59%। और ये जो रीजन है आपका वैलोनिया, वैलोनिया वैलोनिया रीजन जो है ना जर्मनी बेल्जियम में, वैलोनिया रीजन में 40% लोग फ्रेंच कहते हैं, यानी 1% फिर बच गया। क्या कह रहे हो? अगर मैं कहूँ इंडिया में 22 तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो मैं ये कह सकता हूँ चैप्टर नंबर 2 आएगा सिविक्स में, इसी में, इसी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म आएगा, उसमें बताया गया ऑलमोस्ट जो है ना 50% भी नहीं, 45% पॉपुलेशन हमारे यहाँ हिंदी बोलती है। 45 के लगभग, 45 46 समथिंग कुछ पॉपुलेशन जो है ऐसे ही कुछ वो हिंदी कहती है। वैसे अगर मैं बेल्जियम का एग्जांपल दूं, तो बेल्जियम में ये जो एरिया है ऊपर वाला फ्लेमिश रीजन, दो रीजन है बेल्जियम में, एफ डब्ल्यू, ये दो रीजन है, फ्लेमिश और वैलोनिया। ठीक है, फ्लेमिश मतलब फ्लेमिश रीजन में जो पॉपुलेशन होगी, फ्लेमिश रीजन में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज बोलती है। कौन सी लैंग्वेज कहती है? डच। FD, बैंकों में आप क्या करते हो? आपके पास अंधा पैसा आ गया, 80,000 के आप जूते खरीद रहे हो, तो आपके पास अंधा पैसा आ गया, आप बैंकों में जाके जमा कर दोगे, कैसे करोगे? FD बनाओगे, FD बनाओगे, फिक्स डिपॉजिट। वैसे ही FD मतलब F फॉर फ्लेमिश, D फॉर डच। तो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं, और वैलोनिया रीजन में रहने वाले लोग फ्रांस, WF। ठीक है, वैलोनिया रीजन में रहने वाले लोग फ्रेंच लैंग्वेज को कहते हैं। और बची हुई जो 1% पॉपुलेशन है वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ये जो एरिया है, ये एरिया में जो पॉपुलेशन है वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो बेल्जियम में 3 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। 59% लोग बेल्जियम में डच लैंग्वेज का यूज करते हैं, 40% लोग बेल्जियम में फ्रेंच लैंग्वेज को कहते हैं, और 1% लोग जो ना बेल्जियम में जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। इतना आपको याद रखना कि ये था बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग डच बोलेंगे, FD, और वैलोनिया रीजन में रहने वाले लोग F यानी फ्रांस लैंग्वेज को बोलेंगे, और 1% आपकी जर्मन होगी। ये बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ, बेल्जियम का कैपिटल क्या है? बेल्जियम की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो बेल्जियम का कैपिटल क्या है? बेल्जियम का कैपिटल होगा ब्रुसेल। ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है, और वो ब्रुसेल में अलग है, डाइवर्सिटी अलग है। पूरे बेल्जियम में जो डाइवर्सिटी है वो अलग है, और बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल, वहां डाइवर्सिटी अलग है, वहां ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। पूरे बेल्जियम में डच मेजोरिटी में, पूरे बेल्जियम में जो डच है ना ये मेजोरिटी में, लेकिन ये डच बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल वहां माइनॉरिटी में चला जाएगा। और ये जो फ्रांस जो बेल्जियम में माइनॉरिटी में है वो ब्रुसेल में मेजोरिटी में चला जाएगा। समझो इस चीज को, क्या कह रहा हूं मैं कि मेरी आवाज तो है ना सबको? ठीक है, तो क्या कह रहा हूं कि ब्रुसेल जो कैपिटल है, ब्रुसेल क्या है? कैपिटल है। किसका कैपिटल है? सारे बेल्जियम का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? बेल्जियम का कैपिटल है। और वहां पे 80% लोग फ्रांस लैंग्वेज बोलते हैं, यानी ब्रुसेल में फ्रांस लैंग्वेज वाले लोग मेजोरिटी में, जबकि पूरे बेल्जियम में, इंटायर बेल्जियम में डच मेजोरिटी में, लेकिन वो डच बेल्जियम की कैपिटल सिटी में सिर्फ 20% लोग बोलते हैं, वो माइनॉरिटी में चला गया। अब ये प्रॉब्लम थी बेल्जियम में। अगर मैं बात करूं बेल्जियम में चैलेंजेस क्या थे, तो फ्रांस बोलने वाले लोग जो थे ना, फ्रांस बोलने वाले जो माइनॉरिटीज थे वो बहुत पैसे वाले थे, वो रीच थे। फ्रांस स्पीकिंग माइनॉरिटी जो थी वो रीच थी और पावरफुल थी, और डच स्पीकिंग मेजोरिटी जो थी ना उन्हें अभी अभी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चालू हुआ है, यानी वो कहीं ना कहीं उतने ज्यादा प्रॉस्परस नहीं थे, वो उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, उन्हें धीरे धीरे इकोनॉमिक बेनिफिट अभी अभी मिलना स्टार्ट हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर हो रहा है कि सर बेल्जियम में डच मेजोरिटी में था, लेकिन वही डच बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल में माइनॉरिटी में चला गया। और ये जो फ्रांस जो माइनॉरिटी में थी, ये रिच लोग थे, ये पैसे वाले लोग थे, पावरफुल लोग थे, और जिसके पास पैसा हो वो पावर करता है, वो पावर चलाता है। भले ही वो मेजोरिटी हो माइनॉरिटी, डजेंट मैटर, पैसा होगा तो आप देश को चला सकते हो। तो फ्रांस का वही हाल था। फ्रांस के जो फ्रेंच स्पीकिंग जो माइनॉरिटीज थी उनके पास पैसा था, वो भले ही मेजोरिटी में नहीं हो गए। ठीक है, तो डच स्पीकिंग जो मेजोरिटी थी उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल नहीं रहा था, और मिला भी तो बहुत बाद में मिला। और इसीलिए 1950 और 1960 के बीच में टेंशन जो है ना, ये दो कम्युनिटी के बीच में ग्रो हो रहा था। समझो, अगर किसी भी देश को पॉलिटिकली स्टेबल रहना हो, अगर किसी भी देश को पॉलिटिकली स्टेबल बनाना हो, किसी भी देश में डेवलपमेंट लेकर आना हो ना, तो वहां की हर कम्युनिटी को साथ में रखना, अकोमोडेट करना बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया करता है, इंडिया में आपको 2% कम्युनिटी होती सिख, उसका प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा, 14% मुस्लिम कम्युनिटी का पर्सन हमारे देश में प्रेसिडेंट बना है, 8% कम्युनिटी ट्राइबल से हमारे देश में द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। तो हमारे यहाँ हर सोशल ग्रुप जो है वो पॉलिटिक्स में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। हम हर किसी के साथ पावर शेयर कर रहे हैं, इसलिए इंडिया में कहीं ना कहीं पॉलिटिकली स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि बेल्जियम में टेंशन थी,
कि जो माइनॉरिटी में है, वो कैपिटल में मेजोरिटी में है, और जो पूरे देश में मेजोरिटी में वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, और उसको बेनिफिट मिल नहीं रहा है। इसलिए जो है ना वो प्रॉब्लम थी, स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल की तो स्पेशल प्रॉब्लम थी। ब्रुसेल में तो स्पेशल प्रॉब्लम ये थी कि जो डच स्पीकर पूरे देश में मेजोरिटी में थे, वो ब्रुसेल में आके माइनॉरिटी बन गए। पूरे देश में 59% थे और कैपिटल शहर में सिर्फ 20%। और कैपिटल शहर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा देश राजधानी से चलता है। पूरा इंडिया दिल्ली से चलता है, वैसे पूरा बेल्जियम ब्रुसेल से चलता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब ये जो है ना, देखो क्या है ना, ये टॉपिक आपको श्रीलंका के टॉपिक के बाद मिलेगा। अगर आप बुक ओपन करो तो बुक में जो हेडिंग है आपकी अकोमोडेशन बेल्जियम, ये आपको श्रीलंका के टॉपिक के बाद मिलेगा। ठीक है, श्रीलंका का टॉपिक पढ़ोगे आप इतनी कम, उसके बाद मिलेगा। लेकिन मैंने बेल्जियम को पहले एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ, फिर श्रीलंका को एक साथ पढ़ा होगा। तो अब अगर बेल्जियम में प्रॉब्लम है तो बेल्जियम की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? बेल्जियम में अगर ब्रुसेल में प्रॉब्लम है, ब्रुसेल में तो स्पेशल केसेस चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने किस तरीके से अकोमोडेट किया? तो बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने इस इश्यू को सॉल्व किया पावर शेयर करके इंस्टेड ऑफ डोमिनेशन। बेल्जियम ने ये नहीं किया कि भैया मैं मेजोरिटी में हूं ना, अगर इंडिया ने बोला कि एक रिलीजन है हमारे देश में जो 80% है और वही देश को चलाएगा, वही देश को चलाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं और मेजोरिटी डोमिनेशन के थ्रू हम देश चला रहे हैं। बेल्जियम ने वैसा नहीं किया। बेल्जियम के लीडर ने कहा हम हर किसी के साथ पावर शेयर करेंगे, चाहे वो मेजोरिटी का हो चाहे वो माइनॉरिटी का हो। तो बेल्जियम के लीडर ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए पावर शेयर किया। बेल्जियम के लीडर ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए पावर शेयर किया इंस्टेड ऑफ डोमिनेशन। उसने डोमिनेशन के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं किया कि भैया मैं मेजोरिटी में तो मैं डोमिनेट करूंगा, नहीं, उसने बोला मैं पावर शेयर करूंगा। और क्या स्टेप लिए थे? ये क्वेश्चन कभी कभी ना पूछा जाता है, इस पे 1 2 3 4 5 6 जितने स्टार लगाना है लगा दो, पूरा यूनिवर्स लाके इस पे रख दो, पूरी गैलेक्सी के प्लैनेट स्टार सन सारे लाके इस पे रख दो इस टॉपिक पे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वाज द स्टेप टेकन बाय बेल्जियम। बेल्जियम ने ऐसे क्या स्टेप लिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अलग अलग कम्युनिटी को अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहे हो, मैं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, आप कमेंट भी करते रहना। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही हो, और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और आपको ये लग रहा है कि हाँ इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सकती है, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हमें भी सपोर्ट करो। ठीक है, तो क्या स्टेप लिया बेल्जियम ने? पहला स्टेप, 1970 से 1993 तक बेल्जियम के लीडर ने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया? बेल्जियम के लीडर ने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। क्यों अमेंड किया? अमेंडमेंट करना मतलब चेंजेस करना। बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से 1993 तक 4 बार अमेंड किया, 4 बार चेंजेस किया। फैक्ट याद रखना, क्यों 4 बार? मेरे हाथों को देखो, 1 2 3 4, 4 उंगलियां है, मतलब 4 बार चेंजेस किया। क्यों 4 बार चेंजेस किया? या ये बोला गया है टू क्रिएट ए सिस्टम दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर इन वन कंट्री, ताकि एक ऐसा सिस्टम बना सको। बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड इसलिए किया ताकि वो एक ऐसा सिस्टम बना सके जहां पे हर कोई प्यार से आपस में पीसफुली साथ में रह सके। हमारे देश में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम चाहे मेजोरिटी रिलीजन हो, माइनॉरिटी रिलीजन हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, काला हो, गोरा हो, लड़का हो, लड़की हो, हम सभी लोग आपस में साथ में रह सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जहां पे हर कोई आपस में साथ में रह सके पीसफुली। इसलिए बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार अमेंड किया ताकि ऐसा सिस्टम बना सकूं जिसमें हर कोई पीसफुली साथ में रह सके, चाहे वो डच हो, चाहे वो आपका जर्मन हो, चाहे आपका वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्यों ना हो। दूसरा इन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया, ये बताया कि जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी मिनिस्टर हो गए शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने बोला देश में जो गवर्नमेंट बनेगी, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट किसकी है सर? इंडिया में गवर्नमेंट है मोदी जी की। अब मोदी जी की गवर्नमेंट में जो पीपल है वो कौन है सर? वो तो सर कोई अपर कास्ट के, कोई लोअर कास्ट के, कोई मुस्लिम है, मुस्लिम है, हाँ हो गए, ठीक है, कोई विमेन है। निर्मला सीतारमण कौन है? विमेन है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। वैसे ही इन्होंने बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे देश में चलाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई मिनिस्टर होगा, मान के चलो बेल्जियम है, ठीक है, और बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 50 मिनिस्टर हो गए, कितने मिनिस्टर हो गए? 50 मिनिस्टर हो गए, तो उनमें से 25 मिनिस्टर फ्रांस के हो गए और 25 मिनिस्टर डच स्पीकिंग हो गए, 25 मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग और 25 मिनिस्टर डच स्पीकिंग हो गए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों मिनिस्टर
फ्रांस और डच दोनों के इक्वल हो गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा। देखो हम क्या कर रहे हैं, ना तो मैं फ्रेंच को पावरफुल बना रहा हूं, ना तो मैं डच को पावरफुल बना रहा हूं, मैं दोनों कम्युनिटी के साथ इक्वल पावर शेयर कर रहा हूं। जब मैं दोनों को इक्वली ट्रीट करूंगा तो हमारे देश में कोई भी लफड़े नहीं होंगे, कोई भी उत्पात नहीं मचेगा, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। यही बेल्जियम ने समझा। ये लोग हम नहीं समझते। हम समझते क्या ये सब? नहीं, हम नहीं समझते। इंडियन पीपल तो कभी समझ ही नहीं सकते ये सब चीजें, ठीक है। इंडियन पॉलिटिशियन, सॉरी नॉट पीपल, इंडियन पॉलिटिशियन, ठीक है। तो हाँ, इंडियन पॉलिटिशियन भी तो इंडियन पीपल ही है, ठीक है। चाहे आप ऐसा खाना खाओ या फिर ऐसे खाना खाओ, ठीक है, बात तो एक ही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हो गए वो इक्वल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस सर बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उस सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों इक्वल इक्वल हो गए। अगर 25 उनके तो 25 हमारे हो गए, आधा उसका तो आधा मेरा, ठीक है, आधा आधा। तीसरा क्या कहा इन्होंने, तीसरा इन्होंने कहा मेनी पावर हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने बोला देखो ऐसा है, पूरा देश ना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी चलाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी और बोला कि स्टेट गवर्नमेंट अब किसी के सबऑर्डिनेट में नहीं रहेगा, यानी उसके दबाव में नहीं रहेगा। दो ही तो स्टेट बन सकते थे ना, एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया, दो ही तो स्टेट थे। फ्लेमिश रीजन में कौन थे? डच, और वेलोनिया रीजन में जर्मन थे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना वो सेंट्रल के सबऑर्डिनेट में नहीं रहेगी। क्या हमारे देश में अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश हर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ पूछ के लेता है या अपने आप से लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना हाई कोर्ट, कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का अपना हाई कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी लॉ मेकिंग बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी विधानसभा है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेता है खुद से लेता है हमारे यहाँ। तो इन्होंने भी यही बोला कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट में नहीं रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर ट्रांसफर कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर। मेनी पावर हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। कई सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई और ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट अब सब ऑर्डिनेट में नहीं रहेगा, सब ऑर्डिनेट में यानी उसके अंडर में नहीं रहेगा। किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगा। और एक और चीज, हमारे देश में दिल्ली एक कैपिटल है, एक ही तो कैपिटल है, और वो कैपिटल में भी अपनी एक गवर्नमेंट है। हमारे देश में दिल्ली क्या है? कैपिटल है, और वो कैपिटल की अपनी गवर्नमेंट है। वैसे इन्होंने भी बोला बेल्जियम में अलग केस है मेजोरिटी माइनॉरिटी का, ब्रुसेल में अलग केस है मेजोरिटी माइनॉरिटी का। तो ब्रुसेल में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी। और ब्रुसेल क्या है? कैपिटल है। ब्रुसेल क्या है? कैपिटल ऑफ बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो ब्रुसेल जो है वो कैपिटल है बेल्जियम का। इन्होंने बोला ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी और उस सेपरेट गवर्नमेंट में भी दोनों कम्युनिटी इक्वल रिप्रेजेंटेशन में रहेगी। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने बोला हमारे यहाँ दो कम्युनिटी है, एक मेजोरिटी में एक माइनॉरिटी में, लेकिन जो कम्युनिटी पूरे देश में मेजोरिटी में वो कैपिटल में माइनॉरिटी में बन जाती। अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करें? ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, चंगू मंगू आपस में लड़ रहे हैं, तो इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए? तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बोला आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी हम जिंदा है। तो बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, 1970 से लेकर 1993 तक इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। पहले इन्होंने बोला कि क्या बोला, पहले क्या कहा इन्होंने? पहले इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर होगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर होगी। और उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने 4 बार चेंज किया, उसके अलावा ताकि हर कोई साथ में रह सके। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें इक्वल इक्वल मिनिस्टर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट किसी के अंडर में नहीं रहेगा। बेल्जियम का जो कैपिटल होगा ब्रुसेल, वह अलग गवर्नमेंट चलेगी और उस गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने क्या खेला, इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके अलावा एक और गवर्नमेंट होगी और वो गवर्नमेंट होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होगी? तो डच के लैंग्वेज से रिलेटेड, डच के एजुकेशन से रिलेटेड जो डिसीजन होगा वो उसी की कम्युनिटी की गवर्नमेंट लेगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसे हमने कहा कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में एक तो गवर्नमेंट थी सेंट्रल जो पूरे देश के लिए थी, एक गवर्नमेंट स्टेट जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए थी, लेकिन एक गवर्नमेंट और थी जिसे मैंने कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की जब मैं बात करता हूं तो यह बोला गया ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी उन पीपल के द्वारा जो एक लैंग्वेज एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी डच कम्युनिटी गवर्नमेंट डच लोगों ने बनाई होगी, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच लोगों ने बनाई होगी। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट उनके कम्युनिटी के लोगों के एजुकेशन या उनके लैंग्वेज या उनके कल्चर से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करती है। अगर डच के लैंग्वेज रिलेटेड कोई इशू है,
डच के एजुकेशन रिलेटेड कोई इशू है, डच के अगर कल्चर रिलेटेड कोई इशू है, इन इशू से डील करना, उनको सॉल्व करना कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, अब वो भले ही कहीं पे भी रहते हो, चाहे वो वेलोनिया में रहते हो, फ्लेमिश में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, समझ में आ रहा। तो अगर मैंने पूछा बेल्जियम ने ये जो कॉन्फ्लिक्ट था डच और फ्रांस के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया, उसने अकोमोडेशन किया, साथ में लाया। और क्या था अकोमोडेशन मॉडल, तो ये 5 पॉइंट आपको याद करना है, ये 5 पॉइंट रट लो, समझ लो, रिवाइज कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन पेपर में लिख करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। इसमें से एमसीक्यू भी बहुत पूछ लिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार चेंज किया, 4 बार किया। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो किसी एक कम्युनिटी के द्वारा ही इलेक्ट होती है, चाहे वो फ्रेंच की होगी, चाहे वो बेल्जियम डच की होगी। डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट डच के लैंग्वेज रिलीजन और डच के लैंग्वेज कल्चर से डील करेगी, और फ्रांस की कम्युनिटी गवर्नमेंट जो जो फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने बनाई, वो उनके कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज को डील करेगी। ठीक है, बेल्जियम यहाँ पे खत्म। ठीक है, बेल्जियम के लोग खुश, और बेल्जियम के लोगों ने बोला भैया हमें और क्या चाहिए, हमारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व कर दी। तो बेल्जियम के लोगों ने बोला हमारी तो मौज ही मौज है, हमारी मौज ही मौज है। श्रीलंका के लोग ये नहीं बोल पाए, श्रीलंका के लोग ये नहीं बोल पाए। श्रीलंका के साथ क्या हुआ, श्रीलंका केस स्टडी क्या था वो देखते हैं। बेल्जियम का रिजल्ट क्या निकला, पावर शेयर जब बेल्जियम में की गई तो वहां ना तो कोई सिविल वॉर हुआ, लोगों में ना तो कॉन्फ्लिक्ट हुई, लोग आपस में ना तो लड़ रहे हैं, ना तो देश डिवाइडेड हुआ, और हमने पीस और यूनिटी को मेंटेन किया। इंडिया में 1947 में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। क्यों डिवीजन हुआ, 2 रिलीजन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, पावर शेयरिंग हो नहीं पा रही थी, पावर शेयरिंग हमने अच्छे से मेंटेन कर नहीं पाए थे, दोनों रिलीजन को हम अकोमोडेट कर नहीं पाए। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ ना तो पीस रहा, ना स्टेबिलिटी रही, ऊपर से कंट्री का डिवीजन हो गया। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने बोला ऐसा नहीं, उन्होंने जो बेल्जियम का जो मॉडल था, जो बेल्जियम मॉडल था, ठीक है, ये जो बेल्जियम मॉडल रहा है, इस बेल्जियम मॉडल का रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया, देश को डिवाइड होने से रोक लिया, और देश को यूनिटी और पीस में मेंटेन किया। लेकिन श्रीलंका की अगर मैं बात करूं, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में क्या था, तो श्रीलंका क्या है, इंडिया, ये है इंडिया, और इंडिया के सदर्न पार्ट में ये वाला एरिया जो है ना, एक आइलैंड है नियर द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु के साउथ में एक आइलैंड है, और इस आइलैंड का नाम है श्रीलंका। क्या नाम है इसका, श्रीलंका। क्या नाम है इसका, श्रीलंका। तो इंडिया के साउथ में एक आइलैंड है, और उस आइलैंड का नाम है श्रीलंका। अब श्रीलंका केस की अगर मैं बात करूं, तो श्रीलंका में 2 करोड़ पॉपुलेशन है। देखो सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया। श्रीलंका में पॉपुलेशन कितनी है, बेल्जियम में पॉपुलेशन कितनी है, बेल्जियम का कैपिटल का नाम क्या, ये पूछा गया पेपर में, इसलिए याद रखना। केस स्टडी अगर मैं बताऊं श्रीलंका की, तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में, और यहाँ पे 2 करोड़ पॉपुलेशन, कितनी करोड़ पॉपुलेशन है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, इतनी कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका का इतनी कंपोजिशन क्या, श्रीलंका के कल्चर, लैंग्वेज या लोग जो थे रिलीजन के बेसिस पे कैसे अलग अलग थे, इतनी कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब बेल्जियम को मैंने लैंग्वेज के बेसिस, इंडिया को मैं लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं पढ़ा था, हम रिलीजन के बेसिस पे पढ़े थे, मुस्लिम और हिंदू के बेसिस पे। लैंग्वेज के बेसिस पे हम पढ़ सकते, सदर्न इंडिया में लोग कहीं ना कहीं हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो होता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में भी लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं कि हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, सिविल वॉर आ जाए। इंडिया के लोग बड़े अच्छे यूनाइटेड रहना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं लोग जो जिन्हें उत्पात मचाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ठीक है, टॉपिक को उधर ही रखते हैं, क्लास की बात करते हैं। तो श्रीलंका की इतनी कंपोजिशन की बात करें, श्रीलंका में एक लैंग्वेज है सिन्हाला, और सिन्हाला बोलने वाले लोग श्रीलंका में 74% है। सिन्हाला बोलने वाले लोग जो पीपल है श्रीलंका में वो 70%, 74। तो मोस्ट सिन्हाला पीपल वाज बुद्धिस्ट। याद रखना इस चीज को कि सर श्रीलंका में ना 2 तरह की लैंग्वेज है, बेल्जियम में डच और फ्रेंच थी, श्रीलंका में भी 2 तरह की लैंग्वेज है, एक आपकी है सिन्हाला और एक है आपकी तमिल। सिन्हाला बोलने वाले ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट है, सिन्हाला बोलने वाले पीपल ज्यादातर बुद्धिस्ट है, और तमिल स्पीकर पीपल 18 है। तमिल बोलने वाले लोग कितने हैं, 18%। लेकिन ये तमिल बोलने वाले कुछ हिंदू भी है और कुछ मुस्लिम भी है। क्या कह रहा हूं मैं, ज्यादातर सिन्हाला पीपल बुद्धिस्ट है, ज्यादातर सिन्हाला पीपल बुद्धिस्ट है। तो सिन्हाला जो है वो 74% है, 74% श्रीलंका की पॉपुलेशन सिन्हाला लैंग्वेज को बोलती है, और 18% श्रीलंका की पॉपुलेशन तमिल लैंग्वेज को यूज करती है। 18% श्रीलंका की पॉपुलेशन तमिल लैंग्वेज को यूज करती है, और ज्यादातर तमिल या तो हिंदू है या तो मुस्लिम है। मोस्ट तमिल वर हिंदू या तो मुस्लिम। अब यहाँ पे 2 तरह के तमिल थे, एक तमिल जो श्रीलंका के खुद के थे, और एक तमिल जो इंडिया छोड़ के श्रीलंका आए थे, जिनके फॉर फादर जो थे ना, पूर्वज जो थे ना, इंडिया छोड़ के कहा आए थे, इंडिया छोड़ के श्रीलंका आए थे। तो श्रीलंका के अपने जो तमिल थे वो 13% है। देखो श्रीलंका में अगर बात करूं, श्रीलंका, तो श्रीलंका में 18% तमिल लैंग्वेज बोली जा रही है, 18%
तमिल लैंग्वेज बोली जा रही है। इसमें से भी 13% जो थे ना वो श्रीलंकन तमिल थे और बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ द 5% ये इंडियन थे, इंडियन तमिल थे, यानी जो इंडिया से आए हुए थे। तमिलनाडु पास में ही है, ठीक है, श्रीलंका के नॉर्थ में क्या है तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के साउथ में क्या है श्रीलंका। तो तमिल हमारे पास दो तरह के थे, एक जो श्रीलंका के खुद के अपने लोग थे और दूसरा वो इंडियन तमिल जिसके एंसेस्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल कैम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो वो इंडियन तमिल जिनके फॉर फादर पूर्वज जो ना ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में इंडिया से श्रीलंका आए थे प्लांटेशन वगैरह करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीलंका तमिल मोस्टली लिव इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न श्रीलंका। फ्लेमिश रीजन में डच रहते थे नॉर्थ में, बेल्जियम के साउथ में वेलोनिया में फ्रेंच रहते थे। वैसे ही अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि श्रीलंका में जो तमिल है ना 18% बोलने वाले तमिल श्रीलंका में कहाँ रहते थे, तो याद रखना श्रीलंका में जो नॉर्थ वाला है, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे मोस्टली श्रीलंकन तमिल रहते। कौन रहते हैं श्रीलंकन तमिल। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ना श्रीलंका का, नॉर्थ ईस्ट रीजन में श्रीलंका में मोस्टली श्रीलंकन तमिल रहते, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट क्या कहता है रिलीजियस कंपोजिशन, तो मैंने अभी बता दिया। मोस्ट सिन्हाला पीपल वर बुद्धिस्ट, ज्यादातर सिन्हाला जो पीपल थे वो बुद्धिस्ट थे, और मोस्ट ऑफ द तमिल जो थे ना वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, और 7% क्रिश्चियन पीपल ऐसे थे जो सिन्हाला और तमिल को, देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, वरना बोलो कि सर क्या परसेंटेज के साथ खेल रहे हो, कंफ्यूज हो रहा है, माथो खराब हो रहा है। माथो खराब करने की जरूरत नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं बात समझो। श्रीलंका में 74% पॉपुलेशन सिन्हाला थी। सिन्हाला एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज जो लोग बोलते थे ना वो ज्यादातर बुद्धिस्ट लोग थे, ठीक है। यानी सिन्हाला 74% है, वो लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज मोस्टली बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं। 18% तमिल थे। अब तमिल कौन थे, तमिल हिंदू भी थे और तमिल मुस्लिम भी थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट के अलावा वहां एक और रिलीजन था जो 7% में था, वो है क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियन जो लोग थे ना उन्हें सिन्हाला भी आती थी और तमिल भी आती थी। क्रिश्चियन जो लोग थे उन्हें सिन्हाला और तमिल भी आती थी। अब श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका वो फादर था जिसने क्या किया, अपने बच्चों को इक्वल ट्रीट नहीं किया। उसने एक बच्चों को बहुत सपोर्ट किया, दूसरे को भैया लात मारते गया, उसको गाली देते गया, बोला तू तो निकम्मा है, आवारा है, नालायक है, तुझसे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता तेरे से। अब वो छोटा बच्चा गुस्से में आ गया, ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता, वो बड़े बच्चे के साथ लड़ाई कर रहा है। तो उसी श्रीलंका के जो दो बच्चे थे वो दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक को वैल्यू दी एक को वैल्यू दी नहीं। बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया, बेल्जियम एक अच्छा फादर था, ठीक है, बेल्जियम एक अच्छा फादर बना, उसने दोनों बच्चों को क्या किया, डच और फ्रेंच दोनों को प्यार से रखा, दोनों के साथ पावर शेयर की, दोनों आपस में हंसी खुशी रह रहे। बेल्जियम ने ये किया। श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म लाया। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म क्या है सर, बहुत भारी वर्ड है, भारी नहीं है बेटा। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब एक ऐसी बिलीफ जहां पे मैं सोचता हूं कि मैं जिस कम्युनिटी से हूं, मेजोरिटी कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जिसका देश में नंबर ज्यादा है, चाहे रिलीजन हो या लैंग्वेज के बेसिस पे। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो यार रिलीजन वर्ड यूज नहीं हो रहा या लैंग्वेज यूज हो रहा है। 74% कौन सी लैंग्वेज है, सिन्हाला लैंग्वेज है। इंडिया में 80% रिलीजन हिंदू रिलीजन है। अगर मान के चलो इंडिया में किसी मेजोरिटी यानी वो रिलीजन जो ज्यादा नंबर में, उसने ये बोला कि मेरे देश में सिर्फ मेरे रिलीजन के लोग ही रूल करेंगे, बाकी किसी को, उनके बोलने से कुछ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कहा नहीं कि भैया हमारे देश में जो मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन है वही कॉन्स्टिट्यूशन में उसी को एजुकेशन मिलेगा, उसी को जॉब मिलेगी और वही देश की गवर्नमेंट में रहेगा। तो ये गलत हो जाएगा माइनॉरिटी के साथ, और माइनॉरिटी और मेजोरिटी आपस में लड़ने लग जाएगा और देश में सिविल वॉर आ जाएगा। वो एवेंजर वाला सिविल वॉर नहीं, ये आपस में लड़ने वाला सिविल वॉर, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कि सर मेजोरिटेरियन मतलब ऐसा बिलीव जहां मेजोरिटी कम्युनिटी ये सोचती है शुड रूल द कंट्री अकॉर्डिंग टू इट्स विश विल इग्नोरिंग द माइनॉरिटी। मेजोरिटी कम्युनिटी, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब एक ऐसे बिलीव जहां मेजोरिटी कम्युनिटी ये सोचती है कि देश जो है ना वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और माइनॉरिटी के विशेष कौन के बिलीफ को इग्नोर कर दो। देश कौन चलाएगा, देश आज से तरह भाई चलाएगा, यानी मेजोरिटी चलाएगी। मेजोरिटी कम्युनिटी अगर ये सोचने लग जाए कि देश सिर्फ हम चलाएंगे तो उसे मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। और अगर मैं देश चलाऊं और मैं माइनॉरिटी को इग्नोर कर दूं तो अच्छा हो जाएगा, ये उनके अकॉर्डिंग। लेकिन इससे क्या होगा, इससे माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट फील होगा, एलिनेटेड फील होगा, और वो अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए रिवॉल्ट करेगी, लड़ेगी। आपस में ही दो कम्युनिटी लड़ते रहेगी और देश में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जो इंडिया में कभी ना कभी ऐसा चलते रहते हैं। लेकिन इंडिया में लार्ज लेवल पे ये सब नहीं है, इसलिए हम लोग पीसफुली और यूनाइटेड होकर रह रहे हैं, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म मतलब एक ऐसे बिलीफ जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी ये सोचता है कि देश सिर्फ मेजोरिटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, माइनॉरिटी को इग्नोर कर दो। और श्रीलंका ने ऐसा किया। श्रीलंका ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ
सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। हमारे देश में ऐसा थोड़ी ना है। आप चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म पढ़ोगे ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। हमने किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया। हमारे यहाँ हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भले ही हिंदी बोलने वाले लोग हमारे देश में ज्यादा है, लेकिन हिंदी हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेपाली भी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप सोचो, नेपाली हमारे देश, संस्कृत हमारे देश में कोई नहीं कहता, लेकिन संस्कृत भी जो 1% लोग भी नहीं बोलते, वो हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमने हर लैंग्वेज को इक्वल रिस्पेक्ट दी, इसलिए हम लोग पीसफुली यूनाइटेड होकर रह रहे। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने स्टेप टेकन बाय सिन्हाला गवर्नमेंट आफ्टर 1948। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। 1947 में इंडिया हुआ था। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, और श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। फिर जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी, उसने सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया 1956 में, कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला की ही लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। यानी देश में जितने भी ऑफिशियल वर्क हो, वो सिर्फ सिन्हाला में होगी। हमारे देश ने ऐसा नहीं किया। हमारे देश में 22 तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत ठंडा लग रहा है, बंद करना पड़ेगा इसी को। ठीक है, तो हमारे देश में 22 तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और यहाँ तो 2 ही लैंग्वेज आपस में लड़ रहे हैं। हम तो 22 लैंग्वेज है भाई। हमने भोजपुरी को अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना। छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। इनको भी अगर बना दो तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज 30 के पार हो जाएगी। आप सोचो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे देश में सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अभी कितनी हो सकती है अगर बनाने लग जाए तो हमने हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट किया। श्रीलंका ने बोला कि नहीं, सिन्हाला जो है वो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और जो सिन्हाला बोलने वाले पीपल हो गए उन्हें ही प्रेफरेंस मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में और यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन में, कि जो सिन्हाला बोलता है उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। जो सिन्हाला बोलता है उसको जॉब में एजुकेशन मिलेगा, यूनिवर्सिटी में जॉब मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। और जो बुद्धिस्ट रिलीजन है ना, बुद्धिज्म, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं किया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदू रिलीजन, डिस्पाइट ऑफ हैविंग 80% हिंदू रिलीजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि नहीं, वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। हमारे हर तरह के रिलीजन को रिस्पेक्ट की जाती है। हम कहते हैं इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारी थिंकिंग है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। हमारे ओपिनियन, हमारे आइडिया, हमारे थॉट हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इन्होंने बोला कि नहीं, सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, बाकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी। सिन्हाला बोलने वाले लोगों को जॉब मिलेगी, यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस मिलेगी, और जो बुद्धिस्ट रिलीजन होगा उसको स्पेशली प्रोटेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बाकी लोग भड़क गए, माइनॉरिटी तो खुश नहीं होगी ना। तो इससे श्रीलंका पर क्या इंपैक्ट कर रहा है? जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगे कि ऐसे कैसे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। हम कहा जाए भाई, हम कहा जाए। तो तमिल डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे, उन्होंने बोला हमें भी इक्वल राइट दो, हमें भी इक्वल राइट चाहिए। अगर सिन्हाला को राइट मिल सकते तो हमें क्यों नहीं मिल सकते? हमें भी इक्वल राइट दो। और उन्होंने डिमांड की रीजनल ऑटोनॉमी की एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि हमें भी चाहिए आपस में पावर, हमें भी चाहिए इक्वलिटी, हमें भी चाहिए राइट, हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमें भी जॉब चाहिए, हमें भी अपॉर्चुनिटीज दो, इक्वली अपॉर्चुनिटी दो ना। सिन्हाला अच्छा कर रहा है उसको प्रेफरेंस दो, लेकिन तमिल अच्छा कर रहा है तो उसको भी तो प्रेफरेंस दो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रखो। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, सिन्हाला नहीं आती है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, सिन्हाला नहीं आती है तो आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा। ये कहाँ की बात है? तो तमिल और सिन्हाला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और यहां से कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये नीचे हो गया ना। यहां से अगर मैं बात करूं तो सिन्हाला वर्सेस तमिल, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। सिन्हाला और तमिल, इन दोनों के बीच में क्या बढ़ गया? कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे श्रीलंका में होगा सिविल वॉर। ठीक है, क्या कह रहे हो मैं समझ में आ रहा है? सिन्हाला गवर्नमेंट ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, जॉब और एजुकेशन में उसी को प्रेफरेंस दी। सिन्हाला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट थे तो उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। बाकी लोग गुस्सा हो गए, हिंदू मुस्लिम तमिल, ये लोग नाराज हो गए। इन्होंने बोला हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरे साथ अन्याय हो रहा है, या अन्याय कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो उन्होंने बोला इक्वल अपॉर्चुनिटी हो एजुकेशन और जॉब में, हमें भी सिक्योरेंस हो, हमें भी एजुकेशन और जॉब मिले। ठीक है, अब इसको लेकर दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ रहे, और श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? सिविल वॉर। वर्ल्ड वॉर मतलब क्या और सिविल वॉर मतलब क्या? जब एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है वो वर्ल्ड वॉर हो गया। क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर हो गया। आप दोनों भाई
मोहल्ले वालों के साथ लड़ रहे हो तो ये आपका वर्ल्ड वॉर है। लेकिन आप दोनों भाई अगर आपस में लड़ रहे हो तो ये सिविल वॉर है। जब देश में लोग आपस में ही लड़ना चालू कर देते ना, दो कम्युनिटी आपस में ही लड़ना चालू कर देती, वो सिविल वॉर कह रहा था। एवेंजर देखते हो आप लोग? एवेंजर देखे होगे ना आप लोगों ने? एवेंजर में ना सिविल वॉर, क्योंकि वो सारे एवेंजर आपस में लड़ना चालू कर देते, कैप्टन अमेरिका हो गया, आयरन मैन हो गया, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं, ये सिविल वॉर है। लेकिन जब वो दोनों सब सारे एवेंजर्स साथ में मिलकर किसी और को मारते हैं तब वो सिविल वॉर नहीं है। जब इंडिया और बाकी ऐसे देश, हम दो देश आपस में लड़ रहे हैं, वो क्या है, एक कंट्री दूसरे को मार रहा है, दूसरी कंट्री आपस में पहले को मार रहा है, ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन जब एक देश में उसी देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो सिविल वॉर कहलाएगा। जब आप आपस में लड़ते हो तो सिविल वॉर कहलाता है, वो वर्ल्ड वॉर नहीं कहलाता। तो ये श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था और क्वेश्चन पूछा गया कि सर श्रीलंका में सिविल वॉर कब खत्म हुआ? 2009। देखो यहाँ पे ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया पावर शेयरिंग में। पहला, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1948। श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला कब बनी? 1956। श्रीलंका में जो सिविल वॉर चल रहा था वो खत्म कब हुआ? 2009। तो श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया। अब तमिल ने बोला देखो ऐसा है, तमिल ग्रुप ने डिमांड की हमें एक अलग स्टेट दे दो जिसका नाम होगा तमिल एलम। मैंने जब श्रीलंका पढ़ाया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मोस्ट ऑफ द तमिल जो है ना श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द तमिल क्या रहते हैं? नॉर्थ और ईस्ट में। देखो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ तमिल लोग रहते ज्यादातर, और इन तमिल लोगों ने डिमांड किया हमें सेपरेट एलम दे दो। एलम मतलब स्टेट। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर तमिल है तो उन्होंने बोला हमें यहाँ पे सेपरेट एलम दे दो, अलग स्टेट दे दो। तो इन्होंने डिमांड करना चालू कर दिया। ठीक है, कि भैया उन्होंने बोला हमारा भी तो हक है। तो तमिल ग्रुप ने डिमांड किया हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो जिसका नाम होगा तमिल एलम। जैसे इंडिया में 1947 के पहले मोहम्मद अली जिन्ना और जो मुस्लिम लिखता है उन्होंने डिमांड किया हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, और उस सेपरेट नेशन का नाम था पाकिस्तान, और वो रिलीजन के बेसिस पे था। या उन्होंने बोला हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो, एक अलग राज्य दे दो जहां पे हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, हम ही रूल करेंगे। लेकिन हम देश से निकल नहीं रहे, हमारा अपना राज्य होगा, हम उस राज्य में रूल करेंगे, अपने लॉ बनाएंगे, अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, अपनी पॉलिसी लाएंगे, तमिल व्यक्ति को तमिल व्यक्ति रूल करेगा। तो ये उनकी डिमांड थी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका में। तो इसी चक्कर में सिविल वॉर चल रहा था, और सिविल वॉर का रिजल्ट ये निकला कि थाउजेंड ऑफ पीपल, चाहे दोनों कम्युनिटी के लोगों, सिन्हाला और तमिलों आपस में लड़े और हजारों लोगों की मौत हो गई। देखो वॉर कभी भी ना पीस नहीं ला सकता, समझो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ। लड़ाई अगर हुई ना, भले ही आप जीत गए, चोट आपको भी पहुंचेगी। आप हार गए तो चोट आपको पहुंच ही रही है, लेकिन आप जीत भी गए ना तो आपको चोट पहुंचेगी। महाभारत अगर आपने देखा होगा तो पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत हुई थी। पांडव भले ही जीत गए लेकिन उन्होंने कितने लोगों को खोया? अर्जुन ने अभिमन्यु को खोया, 5 पांडवों ने अपने बच्चों को खोया, कई सारे नुकसान हुआ था। आप सोचो क्या बचा था उनके पास? कुछ नहीं बचा था। आप जीत भी गए थे लेकिन आप बहुत सारे लोगों को खो चुके थे। तो युद्ध कभी भी पीस नहीं ला सकता, वॉर कभी भी पीस नहीं ला सकता। जब लड़ाई होती है तो दोनों लोगों का नुकसान होता है। आप जीतता कोई और है, हारता कोई और है, लेकिन नुकसान दोनों को होता है। वैसे ही यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था तमिल और श्रीलंका के बीच में, और थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में दोनों कम्युनिटी के लोगों की मौत हुई थी। इकोनॉमिक चेंजेस आ गए थे, सॉरी इकोनॉमिक डैमेज हुआ था, सोशल इनस्टेबिलिटी आई थी, और फाइनली श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म हो गया 2009 में। तो 2009 में फाइनली श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म हो गया। अब ये नुकसान था श्रीलंका में, क्यों? क्योंकि उसने पावर शेयर की नहीं। अब आपको समझा कि भैया हर इंडिया में पावर शेयर करने की होड़ क्यों लगी होती है। हर कोई चाहता है कि भैया रिमोट का कंट्रोल मेरे पास हो। बच्चे अगर स्कूल क्लास में बैठे हुए थे तो वो कहते भैया ये बेंच मेरे पास है, ये बेंच मेरे पास होना चाहिए। हम जब स्कूल में तो हर बेंच पे अपना नाम लिख लिख कर चले जाते थे। ठीक है, होता था ना, हर हर बच्चा ही, हर बच्चे ने ये, मेरी स्टोरी से हर कोई रिलेट कर पा रहा होगा। आप लोग स्कूल में हो तो आप क्या करते हो, कभी ना कभी किया होगा कि अब जो बेंच है ना, आपका जो टेबल होता है उस पर अपना अपना नाम लिखते हो। मैं लिखता था जहां जहां मेरी टेस्ट होती थी, जब मैं स्कूल टाइम पे, एक टाइम पे मैं भी स्कूल में हुआ करता था, तो हम जब टेस्ट देने के लिए हमें दूसरी क्लास में बिठाया जाता था तो मैं उस बेंच पे अपना नाम लिख के आता था, सुमित 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 करके। ठीक है, तो याद है वो सब मेमोरी। तो इंडिया में भी इसी तरीके से पावर शेयर करने को लेकर होड़ लगी रहती है। हर किसी के पास, हर कोई चाहता है कि उसके पास पावर हो, और पावर अगर नहीं शेयर किया जाए प्रॉपरली तो देश में सिविल वॉर भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जो श्रीलंका में था। बेल्जियम के लोग दिमाग वाले थे, उन्होंने बोला भैया हमें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, आधा तेरा बाकी बच्चे लोगों का, बचा गया नहीं फिर भी। ठीक है, तो दोनों लोगों में बढ़िया पावर शेयर की गई। इसलिए एक कंट्री पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल को शो किया, दूसरे ने बताया कि पावर शेयर नहीं किया तो मेरे जैसा हाल होगा, मेरी जैसी प्रॉब्लम को फेस करोगे। ठीक है, तो यहां बोला गया कि वाई पावर शेयरिंग इज डिसाइलेबल। पता नहीं सीबीएसई को इस क्वेश्चन से क्या लगा हुआ है,
पता नहीं सीबीएसई को इस क्वेश्चन से क्या लगा हुआ है। अकबर को जितना अनारकली से लगाव नहीं था उतना तो सीबीएसई को इस क्वेश्चन से लगा हुआ है। हर बार क्वेश्चन देता है कि प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग का रीजन क्या है, मोरल पावर शेयरिंग क्या है। प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग और मोरल पावर शेयरिंग दोनों में क्या डिफरेंसेस है, प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग क्या है, मोरल पावर शेयरिंग क्या है। पता नहीं सीबीएसई हर बार क्वेश्चन देते रहता है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा, या तो एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा या तो 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाएगा, केस स्टडी में डाल जाएगा। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो उसके पीछे 2 कारण है, एक प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मोरल रीजन। ठीक है, एक आपका प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग, दूसरा आपका मोरल पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग क्या है, प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग क्या होगा। तो प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, स्पेशली प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग क्या और मोरल पावर शेयरिंग क्या। प्रूडेंशियल मतलब सर किसी कारणवश में जब पावर को शेयर कर रहा हो, श्रीलंका में पावर शेयर करना चाहिए था। क्यों, कारण क्या था, दो कम्युनिटी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। हमने अगर किसी कारणवश, यानी अगर मैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने से या कॉन्फ्लिक्ट होने से, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होना देना चाह रहे हो तो सोशल ग्रुप के बीच में आप पावर शेयर करो। तो कारण क्या है पावर शेयर करने का, कारण यह है कि मुझे दो कम्युनिटी के बीच में, दो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाना है। तो ये कारण है कि मैं पावर शेयर कर रहा हूं। तो प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग मतलब कि पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। सर पावर शेयरिंग क्या करती है, पावर शेयरिंग जो है ना, दो कम्युनिटी के बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। और ये बेल्जियम ने किया। बेल्जियम में डच और फ्रेंच आपस में भाला तलवार लेके लड़ नहीं रहे थे, श्रीलंका में लड़ रहे थे, क्योंकि वहां पे पावर शेयर नहीं की गई। और पावर शेयर नहीं हुई इसलिए उन दो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको पावर शेयर करना पड़ेगा। ये प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, यानी आप किसी कारणवश पावर शेयर कर रहे हो। और अगर मैं पावर शेयर किया तो क्या रिजल्ट मिला, पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रखने के लिए पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, जो बेल्जियम ने किया। तो पावर शेयरिंग क्या करती है, पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करती है और एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। इसलिए पावर शेयर करना बहुत जरूरी। जैसे इंडिया में हमने क्या किया, हमने वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया, उनके साथ पावर शेयर कर दी। इंडिया में शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है, इंडिया में शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन है, और ओरिजिनली इन दोनों के लिए रिजर्वेशन है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन दोनों को रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन मतलब इन्हें स्पेशल फैसिलिटी दी है, यानी पावर हमने इनके साथ भी शेयर की है। अगर इनके साथ पावर शेयर नहीं की होती तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी आपस में लड़ते हमारे साथ कि हमें भी इक्वलिटी दो, हमें भी राइट दो, हमारी भी एक डिग्निटी है, हमें भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। B.R. अम्बेडकर ने यही तो कहा था। तो यहाँ पे प्रूडेंशियल का एग्जांपल है रिजर्वेशन इन इंडिया। इट अलाउ द वीकर सेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेट इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों, देश में हमेशा गवर्नमेंट पैसे वाले लोग ही बनाए। अपर कास्ट के पास पैसा है इसलिए वो देश चला रही है, लेकिन लोअर कास्ट के पास पैसा नहीं है तो क्या वो देश नहीं चला सकती, देश नहीं चला सकती है क्या, वो देश के पीपल नहीं है। डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। और पीपल में तो वीकर सेक्शन भी आता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट तब करेगा जब उसके पास रिसोर्सेस होंगे। है ही नहीं रिसोर्सेस, वीकर सेक्शन के पास रिसोर्सेस ही नहीं है। और जब वीकर सेक्शन के पास रिसोर्सेस ही नहीं है तो क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसलिए रिजर्वेशन बुलाया गया। तो रिजर्वेशन ने क्या किया, वीकर सेक्शन को ये पावर दी कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो रिजर्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रूडेंशियल मतलब किसी कारणवश अगर मैं देश में कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहता हूँ तो मुझे पावर शेयर करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ मेजोरिटी और माइनॉरिटी आपस में साथ मिलकर रहे तो मैंने माइनॉरिटी के साथ पावर शेयर की है। ये प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। मोरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या कहता है कि वो कहता है पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मैं जिस देश में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहा हूं वहां पावर शेयरिंग होगी ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। अगर मैंने एक गवर्नमेंट चला रहा हूं तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हो गए, एक लॉ बनाएगा, एक लॉ इंप्लीमेंट करेगा और एक लॉ को चेक करेगा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के पास अलग अलग पावर है। ये आपस में लड़ नहीं रहे, लेकिन क्योंकि मैंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही यही है कि मुझे पावर शेयर करना है। पीपल हैव द राइट टू कंसल्ट हाउ दे बी गवर्न। पीपल के पास राइट है कि वो डिसाइड करे कि मुझे कैसे क्या किया जाए, मुझे कैसे चलाया जाए। जिस देश में डेमोक्रेसी होगी वहां पे सिटीजन के पास वोटिंग राइट होगा, वहां पॉलिटिकल पार्टी आपस में कॉम्पिटेट कर सकते हैं, वहां डिफरेंट वॉइसेस को सुना जाएगा। ये पावर है लोगों के पास। एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी इन डेमोक्रेसी, एटलीस्ट मस्ट हैव 2 पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में तो 700 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है,
मोरल पावर शेयरिंग का एग्जांपल आएगा सर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही है, जहाँ डेमोक्रेसी है वो ऑटोमेटिकली पावर शेयर हो रही है। इंडिया में खाली अंबानी, सलमान खान, विराट कोहली, आलिया भट्ट वोट नहीं देते, सारे लोग वोट देते, सबके पास पावर है वोट देने का। हर इंडिया में कोई ना, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और पॉलिटिकल पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट कर सकती है। ठीक है, हर किसी की वॉइस सुनी जा रही, हर किसी का पावर है। तो ये एक मोरल पावर शेयरिंग है, क्योंकि बिकॉज पीपल हैव राइट टू पार्टिसिपेट। ये मोरल पावर शेयरिंग है, और मोरल पावर शेयरिंग इसलिए क्योंकि यार डेमोक्रेसी है, और जहां डेमोक्रेसी है वहां पावर शेयरिंग है, क्योंकि पीपल को यहाँ पार्टिसिपेट करना है। बहुत सिंपल है, और इसमें इतना 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या, मोरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या। प्रूडेंशियल मतलब किसी कारणवश कॉन्फ्लिक्ट को रोकना हो, डिस्टर्बेंस को रोकना हो, स्टेबिलिटी लाना हो, पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन करना हो, पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रखना हो, तो मैं पावर शेयर कर रहा हूँ कारणवश। लेकिन मोरल क्या कहता है, मोरल कहता है डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही है कि पावर शेयर करना चाहिए। ठीक है, हमने सिटीजन के साथ पावर शेयर किया, हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ पावर शेयर किया, हम डिफरेंट डिफरेंट पीपल को पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अरे जी हट गया क्या इसका? ठीक है, बताओ यार, पार्ले जी को भी जी कहना पड़ता है और मैं पावर शेयरिंग में से जी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सर कितने प्रकार के पावर शेयरिंग के फॉर्म होते हैं? फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं पावर शेयरिंग के? तो आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वह पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ना अलग अलग फॉर्म में, आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वह पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अलग अलग फॉर्म में। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म। एक, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की गई है। दूसरा, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की गई है। तीसरा, अलग अलग सोशल ग्रुप के बारे में बीच में पावर शेयर की गई है। और चौथा, पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग की गई है। अब सर ये सब है क्या? देखो बहुत क्रिस्टल क्लियर में आपको समझाने वाला हूँ। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही समझा दिया था, लेकिन फिर समझा रहा हूँ। लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हल्का फुल्का पता ही है आपको, मैंने बता दिया। सोशल ग्रुप के बारे में जस्ट अभी बता के आओ, पॉलिटिकल पार्टी भी बता के आओ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, कमेंट में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए उसके लिए फटाफट फटाफट कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करना है आपको। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं पावर शेयरिंग के फॉर्म की। ये सर पावर शेयरिंग कितने कितने तरह के हो सकते हैं? एक होते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, एक होता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रही है, एक हो रहा है अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर, और एक होता है पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग। अब यहाँ पे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मतलब देखो क्या देख रहे हो, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के, एक का नाम है लेजिस्लेटिव, एक का नाम है एग्जीक्यूटिव, एक का नाम है जुडिशरी। देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने लेवल? कितने लेवल? भी 3 है। लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है, मीम सुना होगा ना आपने, लेवल सबके निकलेंगे। तो लेवल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेवल भी 3 है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और कई सारी कंट्री में लोकल लेवल होता है। देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ऑर्गन भी 3 है, एक लॉ बनाएगा, एक लॉ इंप्लीमेंट करेगा, और एक लॉ चेक करेगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में हो रही, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, क्या बनाना? लॉ बनाना, ठीक है, दिख रहा है ना, लॉ मेकिंग बॉडी, जिसमें आएगा पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव जो होगा वो लॉ इंप्लीमेंट करेगा, लॉ इंप्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी जो होगा वो लॉ को चेक करेगा, लॉ को चेक करेगा। तो यहाँ पे यानी लॉ चेक करेगा या जस्टिस देगा, लॉ जस्टिस देगा। तो यहाँ पावर शेयरिंग 3 ऑर्गन के बीच में। कल को जाके कोई मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि आज से न्याय तेरा भाई देगा, आज से देश में ऑर्डर 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 तेरा भाई करेगा। नहीं भैया, तुम्हारी पावर ही नहीं है, और जो पावर है पहले वो काम तो कर लो, वो काम तो आपसे कर नहीं रहा, हो नहीं रहा। आप जुडिशरी में जाके जस्टिस देने की बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। जुडिशरी का काम है न्याय देना। अब जुडिशरी कल को जाके नहीं बोल सकती आज से मैं देश में पार्लियामेंट बैठूंगा और मैं देश के लिए लॉ बनाऊंगा, नहीं, वो आपकी पावर है ही नहीं, वो आपकी पावर नहीं है। तो यहाँ पे तीनों के पास अलग अलग पावर है। ये लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इनका काम है लॉ बनाना। ये एग्जीक्यूटिव, ये कौन है? ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, यशस्वी प्राइम मिनिस्टर, और ये हमारे देश की प्रेसिडेंट है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिनका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना। और ये जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मोस्टली अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट। तो तीनों के पास अलग अलग पावर है। तो यहाँ
तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अलग अलग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। और इस तरह की फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को, कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इस तरह की फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम कहते हैं हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। तो ये तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, सॉरी तीनों ऑर्गन है गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, और इन तीनों ऑर्गन के बीच पावर शेयर हो रही है, तो इसे हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मतलब एक पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास है? सेंट्रल। तो कलर दूसरा ले लेते यार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी नहीं, कोई और कलर, कौन सा ले यार, हाँ ये ब्लू, ठीक है। तो एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, यार ब्लू भी ठीक नहीं है, ठीक है, यही ले लेते हैं जो चल रहा था। तो एक होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगी आपकी एक स्टेट में गवर्नमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और एक होगी लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पावर वर्टिकली आ रही है, यहाँ पे पावर वर्टिकली आ रही है। तो ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक लेवल है सेंट्रल, एक लेवल है स्टेट, एक लेवल है लोकल। तो देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल सबके निकलेंगे, याद रखना। तो ये लेवल इन सबके निकलेंगे। सेंट्रल पे एक लेवल है, एक स्टेट पे एक लेवल है, एक लोकल लेवल है, और इन तीनों लेवल में जो पावर शेयर हो रही है, ये तीनों लेवल में जो पावर शेयर हो रही है, इसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, क्योंकि ये 3 लेवल के बीच में पावर शेयर हो रही है। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? तो हमने देखा कि हाँ, एक और चीज, कि ये जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है ना, लॉ बनाएगा, ये लॉ इंप्लीमेंट करेगा, लॉ चेक करेगा, तो तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? ये तीनों जो गवर्नमेंट है, ये तीनों गवर्नमेंट जो है ना, ईच ऑर्गन जो है ना, वो चेक द पावर ऑफ अदर, तीनों एक दूसरे की पावर को चेक करते रहते हैं, ताकि कोई पावर का मिसयूज ना करे। और इसी अरेंजमेंट को मैं चेक एंड बैलेंस कहता हूँ, कि ये जो बंदा है, ये देखेगा कि ये सही तरीके से लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। लॉ इंप्लीमेंट करने वाला देखेगा कि लॉ ढंग से बनाया नहीं बनाया, और दोनों ने ढंग से काम किया है नहीं किया, वो जुडिशरी देखेगा। तो इस तरीके से पावर को मिसयूज होने से बचाया जाता है। और हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो एग्जांपल है चेक एंड बैलेंस का, किसका? चेक एंड बैलेंस। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की इसमें पावर शेयरिंग हो रही है, जिसे मैं हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कह रहा हूँ, और ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? चेक एंड बैलेंस, ठीक है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब यहाँ पावर जो है ना, वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो रही है। पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल के बीच में पावर शेयर हो रही है। एक लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंटायर कंट्री के लिए है, जो पूरे देश को चला रहा है। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पूरे देश को चला रहा है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पूरे देश को चला रहा है, जिसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहता हूँ। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ठीक है। वरना बोलोगे सर बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार चली गई, आपने ममता बनर्जी की फोटो क्यों लगवाई? भैया मतलब पॉपुलर लीडर है ना, आपको याद रहे कि भैया हाँ ये बंगाल में, ये बंगाल के स्टेट को चलाने के लिए बंगाल की सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर थी। तो यह अलग अलग लेवल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्राइम मिनिस्टर चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर चलाता है। ये यूपी को चला रहे होगी, ये महाराष्ट्र को, ये बिहार को, और ये बंगाल को, ठीक है। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जब मैं बात करता हूं, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में 3 तरह के लेवल होते हैं। यूजुअली किसी कंट्री में 2 होते हैं और किसी कंट्री में 3 होते हैं। जब पॉपुलेशन ज्यादा हो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई, जैसे इंडिया, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटायर कंट्री के लिए होगी, और एक होगी जिसे मैं कहूंगा रीजनल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसे हम इंडियन लैंग्वेज में स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऐसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या है, ये चैप्टर नंबर 2 में आप आराम से पढ़ लेना, कि डिवीजन ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइड बिटवीन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पावर 2 लेवल के पास है, एक का नाम है सेंटर, दूसरे का नाम है स्टेट। एक का नाम है सेंटर, दूसरे का नाम है स्टेट। तो हमारे यहाँ 2 लेवल के बीच में पावर शेयर है, सेंटर और स्टेट। इसे मैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता हूँ। अब सर कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो? कंफ्यूजन कुछ नहीं कर रहा हूं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल है, स्टेट है और लोकल है। सेंटर, स्टेट और लोकल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक आपकी लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल, स्टेट और लोकल। अब ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, इनमें जो पावर शेयर हो रही है, इसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं।
क्या कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है ना, और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ना, इस तरह का जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है ना, इसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एग्जांपल है फेडरल गवर्नमेंट। यानी फेडरल गवर्नमेंट मतलब पावर या शेयर हो रही है दो लेवल के बीच में, सेंट्रल और स्टेट। चैप्टर नंबर 2 में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 अगर आपको देखना हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म चैप्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे लेवल ऑर्गन तो हो गया, अब सोशल ग्रुप के बीच में हम पावर शेयर कर रहे हैं। अब हम पावर किसके बीच में शेयर कर रहे हैं, सोशल ग्रुप के बीच में, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में। तो हमारे यहाँ अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप होते हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप है, कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, सोशली वीकर सेक्शन। इंडिया में जब मैं बात कर रहा हूँ तो लैंग्वेज ग्रुप एक लिंग्विस्टिक ग्रुप चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ 22 तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज और बहुत सारे लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप बनते हैं। सोशली वीकर सेक्शन SC ST OBC और वीमेन। तो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन के बीच में पावर शेयर नहीं हो रही है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेवल के बीच में पावर शेयर नहीं हो रही है, हमारे यहाँ वीकर सेक्शन के साथ भी पावर शेयर हो रही है, और हमारे साथ विमेन के साथ भी पावर शेयर हो रही है। जैसे सेम एग्जांपल आप बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट देखो, वहां फ्लेमिश रीजन में गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वेलोनिया में गवर्नमेंट है, बेल्जियम में गवर्नमेंट है, लेकिन डच की और फ्रेंच की अपनी लैंग्वेज की एक गवर्नमेंट भी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है। यानी वहां लैंग्वेज की एक अलग गवर्नमेंट है। वैसे अगर मैं बात करूं तो वैसे किसी किसी कंट्री में लैंग्वेज या फिर जो सोशल ग्रुप होते हैं ना, वीकर सेक्शन ग्रुप या विमेन, उनके साथ भी पावर शेयर की जाती है। जैसे इंडिया में अगर मैं बताऊं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पास अलग बेनिफिट है, उनके लिए लोकसभा में कुछ परसेंट सीट जो है ना, कुछ नंबर ऑफ सीट रिजर्व होती है, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीपल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या मैं जो समझा रहा हूं वो आपके माथे में, खोपड़े में जा रहा है, नहीं जा रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? ठीक है। तो एग्जाम्पल है इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब भी मैं बात करता हूं तो हमारे यहाँ देयर आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट whereby socially weaker section and women are represented in the legislature। legislature मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। तो हमारे देश में ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हमने सोशली और वीकर सेक्शन, समाज में जो वीकर सेक्शन SC ST OBC, उन्हें और इंडिया में विमेन को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन दिया। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी में रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इंडिया का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो जैसे आप बोला कि रिजर्वेशन है हमारे पास लोकसभा में, इंडिया में शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट रिजर्व है लोकसभा में, और लोकसभा में टोटल सीट कितनी है, 543। इन 543 में से 84 जो है SC के लिए, 47 ST के लिए। इंडिया में SC के लिए 84 सीट रिजर्व है और ST के लिए 47 सीट रिजर्व है, और टोटल हमारे लोकसभा की सीट है 543। और विमेन के लिए अगर बात करूं तो विमेन के लिए लोकसभा में सीट रिजर्व नहीं है, यह बात हो रही लोकल गवर्नमेंट की, जो पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी से। और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में विमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए विमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व है। यानी अगर पंचायत की इलेक्शन हुई, म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन हुई और वहां पे 100 सीट है, उनमें से 33 सीट पर विमेन होना ही चाहिए, 33 सीट पर विमेन होना ही चाहिए। तो हमारे इंडिया में अगर बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में कुछ सीट जो है ना SC ST के साथ शेयर की गई है। SC यानी जो शेड्यूल ट्राइब है ST, उनका नंबर कम है, इसलिए उनकी सीट जो है, पूरे इंडिया में शेड्यूल ट्राइब कितने, 8% हो गए, 8% है ना शेड्यूल ट्राइब, तो उनके लिए हमारे देश में 47 सीट रिजर्व है। SC के लिए 84 सीट रिजर्व है लोकसभा में। तो हमने SC और ST के साथ पावर शेयर किया कि 543 में से कुछ सीटें तुम्हारे लिए हम रिजर्व करके रख रहे हैं, और इन सीटों पर तुम्हारे अलावा कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तुम ही आके बॉस हो। और लोकल गवर्नमेंट में ये बोला है कि 1/3 सीट जो है ना वो विमेन की रिजर्व है, 1/3 सीट विमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है। और ये पर्पस क्या है पावर शेयरिंग का, इन सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर कर क्यों रहे हो, पर्पस क्या है पावर शेयरिंग का अमंग द सोशल ग्रुप? तो पर्पस ये है ताकि हम उनको स्पेस दे गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज दे, उन्हें भी चांसेस दे, उन्हें भी मौका दे कि आप भी गवर्नमेंट का पार्ट बन सकते हो। वो कम्युनिटी जो हजारों सालों से डिप्रेस रही है, वो कम्युनिटी जो हजारों सालों से बैकवर्ड रही है, उन्हें भी हम गवर्नमेंट में आने का चांसेस दे सके, और उनके अंदर की जो एलिनेशन वाली फीलिंग है, डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग है, उसको रोक सके। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ पावर शेयर कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। अब सर हम पावर शेयर किस किस के साथ करें, हमारे पास तो कुछ बच नहीं चाहिए। तो हमने ऑर्गन के साथ पावर शेयर हो रही है, लेवल के साथ पावर शेयर हो रही है,
सोशल ग्रुप के साथ पावर शेयर हो रही है, अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी। तो पावर में अल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। तो पावर यहाँ पे प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी शेयर होती है। अब ये जो है ना 8 9 10 से बचपन से आप लोग 8 में भी पढ़ चुके होंगे कोलिशन गवर्नमेंट, आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी फेल टू सिक्योर अ मेजोरिटी, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिलती, तब वो क्या करती है, तब टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टी कम टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। दो और दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी आपस में साथ आकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। अगर इंडिया में देखो, इंडिया में लोकसभा की टोटल सीटें मैंने बता दी है 543 है। इन 543 में से आपको मेजोरिटी नंबर चाहिए होता है 272 प्लस। अगर जिसके पास 272 या उससे अधिक सीटें आ गई, वो देश में गवर्नमेंट बनाएगा। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास आ गई, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास ही पावर है। पावर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी पूरा देश चला रही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ 200 सीटें मिली, एक पॉलिटिकल पार्टी को 50 और एक पॉलिटिकल पार्टी को 50, तो एक पार्टी है ए जिसको 200 सीटें मिली, बी पार्टी को 50 और सी पार्टी को 50। तो इस तरीके से तीनों पॉलिटिकल पार्टी आपस में साथ आ जाएगी, एबीसी। एबीसी अब तीनों साथ आ गए, टोटल सीट होगी 300, गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए 272, इन तीनों ने मिलकर ला दी 300। अब पावर किसके साथ शेयर हो रही, एबीसी तीनों आपस में पावर शेयर कर रहे हैं। या पावर किसी एक पार्टी के पास नहीं, पावर या तीनों पार्टी के पास है। ऐसी गवर्नमेंट जिसको मेजोरिटी नहीं मिली और ये तीन पार्टी मिलकर साथ में गवर्नमेंट बना रही है, ऐसी गवर्नमेंट को मैं कोलिशन गवर्नमेंट कहता हूं। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी फेल टू सिक्योर अ मेजोरिटी, देन टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टी come together and form a government. This type of government is known as a coalition government. गठबंधन वाली सरकार जो करंटली इंडिया में, इस तरह की कोलिशन वाली गवर्नमेंट। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है या बीजेपी की जो पार्टी है, उसके पास मेजोरिटी नहीं है। हमारे देश में जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उसके पास मेजोरिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला नीतीश बाबू आप हमें कुछ सीटें दे दो, तो नीतीश कुमार ने अपनी सीटें दे दी, शामिल हो गए। फिर ये जो चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू ने बोला कि भैया मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। चिराग पासवान ने कहा कि भैया हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे करके कई सारी पॉलिटिकल पार्टी आई, और इन सारी पॉलिटिकल पार्टी आपस में साथ मिले, और इन्होंने क्या बनाई, मेजोरिटी को प्रूव किया, और बोला कि हमारे मेजोरिटी के जो लीडर हो गए नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे देश के क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी के पास कंप्लीट मेजोरिटी नहीं थी, इन सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपस में साथ आए और इन्होंने क्या किया, साथ आकर एक गवर्नमेंट बनाई, और उस गवर्नमेंट को मैं कहता हूं कोलिशन गवर्नमेंट। और ये पावर अब एक पार्टी के पास नहीं है, ये पावर अब इन सारी पार्टी के पास, यानी पावर एक पार्टी के साथ शेयर नहीं हो रही, पावर हर पार्टी के साथ शेयर हो रही जो इस कोलिशन का पार्ट है। यानी यहाँ पे ये जो इलेक्टेड अलायंस है, इन्होंने जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाया, अब ये पावर को शेयर कर रहे हैं। इनके पास भी पावर है, इनके पास भी पावर है। प्राइम मिनिस्टर ये पर्सन है, लेकिन पावर इनके पास भी, इनके पास भी है, और चिराग पासवान के पास भी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपना सपोर्ट दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। तो डेमोक्रेसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन फेस करती है पावर को लेने के लिए, पावर को गेन करने के लिए, और ऐसा कंपटीशन, सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। देखो हमारे देश में क्या होता है, अगर क्लास, देखो देश छोड़ो, क्लास की बात करता हूँ। क्लास में अगर मॉनिटर की इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या अकेला लड़का क्लास में मॉनिटर की इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है, नहीं, कई सारे बच्चे खड़े होते हैं। यानी इंश्योर करते हैं कि खाली मॉनिटर जो है ना, हर किसी का ऐसे राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। अब ये मॉनिटर का इलेक्शन, जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया की इलेक्शन में तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना पार्टिसिपेट करती, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, डीएमके और इंडिया तृणमूल कांग्रेस, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो इलेक्शन में जीते। लेकिन जब किसी एक पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती ना, तब क्या होता है, तब क्या होता है कि जब दो और दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी आपस में साथ आके एक अलायंस बनाती, एक गठबंधन बनाती, एक ग्रुप बनाती है इलेक्शन में जीतने के लिए, और वो जो गठबंधन के द्वारा, ग्रुप के द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट होती, उसे मैं कोलिशन गवर्नमेंट कहता हूं। जैसे इनका जो अलायंस है, इन्होंने जो ग्रुप बनाया ना कि भैया हम सब साथ में आके क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट, तो इस ग्रुप को नाम दिया गया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस मतलब एक ग्रुप, एनडीए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के साथ पावर शेयर नहीं होती, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ग्रुप, ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रीज वर्कर, ये सब भी उसका पार्ट होता है। they also will have a share in government power through the participation in government committee, influence on the decision making process। सर एक बात बताओ, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, समझाने के लिए मैं बैठा हूँ।
पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट पावर शेयर करती है, ये आपने बता दिया। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब मेजोरिटी प्रूफ नहीं करती है तो कई सारी पार्टी आती है, और कई सारी पार्टी जब आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो वो आपस में पावर शेयर कर रही है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये इंटरेस्ट ग्रुप, ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, ये जो प्रेशर ग्रुप है ना, ये कैसे पावर को शेयर कर रहे हैं? तो यहां बोला गया है कि ये भी गवर्नमेंट की पावर को शेयर कर सकते हैं। किसके थ्रू? पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कमेटी। ये गवर्नमेंट की कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ये गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इंफ्लुएंस डालते हैं। जैसे कि अगर फार्मर को रिप्रेजेंट करना हो, तो ये जो फार्मर है, इन्होंने बोला, क्या बोला कि देखो ऐसी बात है, ब्राइटनेस कम हो गया क्या इसका? इन्होंने बोला कि देखो ऐसी बात है कि ये जो फार्मर है ना, इन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया वो लॉ अच्छा नहीं है, हटा दो उस लॉ को। तो फार्मर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मर कमेटी होगी वो गवर्नमेंट में प्रोटेस्ट करने लग जाएगी। जो फार्मर को जो रिप्रेजेंट करने वाला जो फार्मर यूनियन होगा, ग्रुप होगा, वो क्या करने लग जाएगा? प्रोटेस्ट करने लग जाएगा। अगर वर्कर के लिए कुछ अलग लॉ बना दिया जो वर्कर को पसंद नहीं आ रहा, वर्कर के अगेंस्ट में जा रहा, तो ट्रेड यूनियन क्या करेगी? प्रोटेस्ट करना चालू कर देगी। अगर स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा लॉ बना दिया जो स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट करने लग जाएगी कि पेपर लीक हो गया, नीट आपने कैसे लीक कर दिया, एसएससी का पेपर कैसे लीक हो गया। ठीक है, अगर जंगल काटे जा रहे, पेड़ पौधे काटे जा रहे, तो ये जो इन्वायरमेंट ग्रुप है ये चुपचाप बैठ जाएगा। करना तो प्रेशर, प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये चुपचाप ही रहते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल ग्रुप भी क्या करेगा? प्रोटेस्ट करेगा। इससे क्या हो रहा है? इससे गवर्नमेंट पर प्रेशर बन रहा है। तो प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। फार्मर पूरे देश का सड़कों पे आ जाए ना, तो गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकता है क्या? पॉलिसी बना रहे हो फार्मर के लिए और फार्मर सड़कों पे आया हुआ है, तो प्रेशर पड़ा, पॉलिसी चेंज करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी? करनी पड़ी ना। तो पावर है या उनके पास नहीं है? पूरे देश के स्टूडेंट के लिए अगर आप लॉ बना रहे हो और स्टूडेंट सड़कों पे आकर अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आपको पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, लॉ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, फार्मर यूनियन हो, इन्वायरमेंट ग्रुप हो, या फिर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो, ये अपने इंटरेस्ट को क्या कर रहा है? ये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ही वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये प्रेशर ग्रुप की ताकत है। प्रेशर ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है अपनी पॉलिसीज को, अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए। और ये प्रेशर ग्रुप किसी ना किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फार्मर यूनियन एक प्रेशर ग्रुप है, वो फार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्वायरमेंट ग्रुप अगर एक प्रेशर ग्रुप है, तो इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बाकी ऐसी क्लास 10 के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्लास 10 के ऐसे कई सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।